हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरियल सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके अंदर कितनी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एनवेलप की फॉर्म में उसको बाहर से प्रोटेक्शन देती है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो एसोसिएटेड होती हैं बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज और पढ़ते हैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो एसोसिएटेड होते हैं बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो मेन 5 स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं वो होती हैं मीजोसोम, क्लोरोसोम, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम बस मीजोसोम और क्लोरोसोम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना मीजोसोम को। सबसे पहले हम देखते हैं मीजोसोम क्या होता है। जो मीजोसोम होता है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर भी ये लिखा है मीजोसोम इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये स्फेरिकल होता है, फिंगर की तरह का होता है और इसको इनफोल्डिंग कहा जाता है। इनफोल्डिंग का मतलब होता है कि ये अंदर की तरफ फोल्ड होता है। अंदर की तरफ यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और जो उसका न्यूक्लियोइड होता है यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी तरफ अंदर की तरफ ये फोल्ड होता है। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं सबसे बाहर ये सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनफोल्डिंग की फॉर्म में यहाँ पर अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर को हम मीजोसोम कहते हैं। ये पूरी पूरी बैक्टीरिया की सेल के अंदर रहता है। अब ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ है और इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिना। वेसिकल्स का मतलब होता है इसके अंदर छोटी छोटी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वेसिकल्स कहते हैं। ट्यूब्यूल्स का मतलब है इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड रहती हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं तब हम इनको बोलते हैं लेमेला। तो ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर्स आप एक मीजोसोम के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कुछ जो है ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको वेसिकल कहा जाता है। ये ट्यूब्यूल्स हैं छोटी छोटी जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है स्फेरिकल फॉर्म में या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में। जिस तरह से हम अपने हैंड को ऐसे उल्टा करके देखें इसी तरह से हमें मीजोसोम भी दिखाई देता है। अब मीजोसोम कितने टाइप का होता है ये हम देखते हैं। मीजोसोम 2 टाइप का होता है। पहले टाइप का जो मीजोसोम होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टल मीजोसोम और जो दूसरे टाइप का मीजोसोम होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल मीजोसोम। सबसे पहले हम देखते हैं सेप्टल मीजोसोम क्या होता है, क्या इसका फंक्शन होता है। सेप्टल मीजोसोम का फंक्शन जानने के लिए हमें थोड़ा सा बाइनरी फिशन पढ़ना होगा। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है यानी कि अपनी नंबर्स को बढ़ाता है तो इसके अंदर जो डिवीजन होता है उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया की सेल बना लेते हैं। ये होगी बैक्टीरिया की सेल। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसमें एक मीजोसोम है। अब इसके बाहर हम एक सेल वॉल भी बना लेते हैं जिसको हम बनाते हैं ग्रीन कलर में। ये होगी बैक्टीरिया की सेल वॉल और यहाँ पर सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। अब जब बैक्टीरिया की सेल बाइनरी फिशन करते हैं यानी कि इसको डिवाइड होना है सबसे पहले ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी कॉपी तैयार करती है। अब इसकी कॉपी तैयार करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप ये लेती है ये लेता है ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये मीजोसोम के साथ एसोसिएट हो जाता है यानी कि ये यहाँ से मीजोसोम के पास पहुंच जाता है। अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है बैक्टीरिया का रेप्लिकेट करता है यानी अपनी दूसरी कॉपी बनाता है। लेकिन कॉपी बनाने से पहले ये एसोसिएटेड हो जाता है कि मीजोसोम से और यहाँ पर ये अपनी एक कॉपी और बना लेता है यानी कि ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। इसने अपनी एक कॉपी बना दी है। इसको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देता हूं। ये दूसरी कॉपी है डीएनए की। तो इस तरह से जो बाइनरी फिशन है इसके अंदर ये पहला काम हो गया मीजोसोम का। जो सेप्टल मीजोसोम है इसके साथ जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेट करने के बाद में डीएनए इसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है। अब बाइनरी फिशन के टाइम पर ही जो अगला स्टेप आता है, अगला स्टेप ये आता है कि जो एक बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर एक मीजोसोम और डेवलप हो जाता है। एक मीजोसोम पहले वाला है और यहाँ पर एक दूसरा मीजोसोम डेवलप हो जाता है। एक मीजोसोम के साथ जो पेरेंट डीएनए है वो एसोसिएटेड रहता है और जो दूसरा रेप्लिकेटेड डीएनए है वो दूसरे मीजोसोम के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से 2 मीजोसोम यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन दोनों मीजोसोम के साथ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए हैं। ये फंक्शन है कि ये बाइनरी फिशन जब सेल करती है उसमें जो रेप्लिकेशन होता है रेप्लिकेशन के टाइम पर जो सेप्टल मीजोसोम है ये हेल्प करता है। पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन ये होता है कि जो दोनों के दोनों सेप्टल मीजोसोम्स के बीच में जगह होती है इनके ठीक बीच में से यहाँ पर से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे ये ग्रो होती रहती है। अंदर की तरफ ग्रो करके एक कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर बन जाते हैं यानी एक दरार सी बन जाती है और उस दरार से ही सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है।
तो इस जो ये दरार दो सेल, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जब ये डिवाइड होने वाली थी, जहां पर जो ये दरार बनी है इसको हम बोलते हैं सेप्टा। जो सेप्टा की फॉर्मेशन हुई है ये बिल्कुल मीजोसोम के पास से हुई है। इसी वजह से इन मीजोसोम्स को सेप्टल मीजोसोम्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेप्टा की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि जो सेप्टल मीजोसोम है उसका क्या काम है। सबसे पहला इसका काम है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है न्यूक्लियोइड के साथ में, जब न्यूक्लियोइड रेप्लिकेट करने वाला होता है। इसके अलावा ये एक साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है उसको दूसरा जो मीजोसोम डेवलप हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसको ये अटैचमेंट के लिए एक जगह प्रोवाइड करा देता है। इसके बाद में जब बाइनरी फिशन होता है उस टाइम पर ये सेप्टम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और सेल दो हिस्सों में जब डिवाइड हो रही होती है तो दो सेल्स के बीच में जो कॉन्स्ट्रिक्शन बनती है, जहां से एक सेल दो हिस्सों में टूट जाती है, उस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेप्टा कहते हैं, और सेप्टा को बनाने में मीजोसोम हेल्प करता है। इसीलिए इस टाइप के मीजोसोम को सेप्टल मीजोसोम कहते हैं। तो पहले टाइप का मीजोसोम आपने समझ लिया। दूसरे टाइप का जो मीजोसोम होता है उसको कहा जाता है लेटरल मीजोसोम। लेटरल मीजोसोम जो होता है ये न्यूक्लियोइड के साथ बिल्कुल कभी भी एसोसिएट नहीं होता है, ये सिर्फ पेरीफेरी पर ही एसोसिएटेड रहता है, हमेशा ऊपर ही की तरफ ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, और ये रेस्पिरेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करता है। यानी जब बैक्टीरिया की सेल रेस्पायर करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन जब करती है, उसके अंदर इन एंजाइम्स की हेल्प से सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आपने यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा होगा कि एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारे के सारे एंजाइम्स लोकेटेड होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल को रेस्पिरेशन करने में। यानी जब एक सेल रेस्पिरेशन करती है, जब उसके अंदर ग्लूकोज आता है C6, H12, O6, उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो कई स्टेप्स में पूरा होता है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में आता है PCA साइकिल। तो उन साइकिल्स को चलाने के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ लोकेटेड होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो होती नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन ये करता है। तो रेस्पिरेशन के लिए जितने भी जरूरी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं लेटरल मीजोसोम के पास। तो इस तरह से जो मीजोसोम होता है, लेटरल मीजोसोम जो होता है, वो सेल को रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करता है, और एक तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो अभी तक हमने जो फंक्शंस पढ़ लिए हैं दोनों के दोनों मीजोसोम्स के, हम उनको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मीजोसोम्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि होते हैं लेटरल मीजोसोम्स के अंदर, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि ये सेप्टा की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब सेल डिवाइड हो रही होती है, सेप्टल मीजोसोम जो होता है बाइनरी फिशन में हेल्प करते हैं। रेप्लिकेशन के टाइम पर जो सेप्टल मीजोसोम डेवलप होता है उसके साथ रेप्लिकेटेड जो DNA होता है उसकी एक कॉपी एसोसिएट हो जाती है। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करना। ये इंट्रासेलुलर जो सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस बनते हैं जिनको सेल बाहर निकालना चाहती है, मीजोसोम के थ्रू वो उनको बड़ी आसानी से बाहर निकाल देती है। यानी कि यहाँ पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना बैक्टीरियल सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर। अब सेल इसको बाहर निकालने जा रही है तो सबसे पहले इसको मीजोसोम के पास भेजेगी। मीजोसोम की जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस आसानी से फिल कर दिया जाता है, और इन वेसिकल्स से होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मीजोसोम का। तो मीजोसोम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्लोरोसोम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोसोम क्या होता है। क्लोरोसोम को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बेसिक सी इमेज को समझते हैं। इसकी हेल्प से हम आगे क्लोरोसोम को भी आसानी से समझ पाएंगे। आपके सामने जो इमेज है यहाँ पर आप एक एंटीना देख रहे हैं और एक टीवी देख रहे हैं। ये जो एंटीना है ये सिग्नल्स रिसीव करता है। एंटीना का काम आपको पता है, ऊपर एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं एंटीना इनको रिसीव करता है। अब इसके बाद में एंटीना क्या करता है, उन सिग्नल्स को इस वायर की हेल्प से एंटीना भेज देता है टीवी के अंदर। तो इस इमेज में आपने दो चीजें देखी हैं, एक एंटीना देखा है और एक टीवी देखा है। अब एंटीना का काम है सिग्नल्स को रिसीव करना सैटेलाइट से, और टीवी का काम है उन सिग्नल्स को प्रोसेस करना। उन सिग्नल को प्रोसेस करके जो भी सिग्नल ऊपर से आ रहा होता है टीवी आपको वो दिखा देता है। यानी कि कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टीवी आपको दिखाता है। मेन काम है टीवी का आपको वो जो सिग्नल है उसको प्रोसेस करके दिखा देना, और एंटीना का काम है ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है उसको टीवी तक पहुंचा देना। तो ये बेसिक चीज आप समझ गए होंगे। अब हम इसको रिलेट करते हैं क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल होता है जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर स्टेकिंग बना के रहती है, यानी बहुत सारी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स
एक दूसरे के ऊपर एक एक करके रखी रहती है। जो इसमें सिंगल यूनिट होती है इसको हम कहते हैं थाइलेकोइड, और जो पूरी की पूरी स्टेकिंग होते हैं, यानी कि पूरा पूरा जो ग्रुप होता है थाइलेकोइड्स का, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेना। इतना क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें, यानी कि हम एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को देखें, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं कई टाइप के होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ती है। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हम समझेंगे जितना हमें यहाँ पर क्लोरोसोम को समझने के लिए जरूरी है। बाकी की जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए, जो ये मेम्ब्रेन आपके सामने है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, इसके अंदर बहुत सारे जो पिगमेंट्स हैं वो अरेंज्ड हैं। ये पिगमेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स इनको कहा जाता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, इस तरह से कई पिगमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम ये होता है कि जो सन से लाइट आ रही है, लाइट के जो फोटॉन्स आ रहे हैं, ये उनको रिसीव करते हैं। जिस तरह से एक टीवी का एग्जाम्पल हमने लिया था, हमारे पास एक डिश था, एक एंटीना छत पे हमने लगाया हुआ था, वो सारे के सारे सिग्नल्स रिसीव कर रहा था। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में कुछ पिगमेंट्स हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए। इन एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? इन एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम है ये जो सनलाइट है इसको एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके नीचे पहुंचा देते हैं। जिस तरह से वहां पर हम जो सिग्नल्स थे वो टीवी तक पहुंचाए जा रहे थे, यहाँ पर जो सिग्नल्स है ये नीचे पहुंचाए जा रहे हैं। जिस जगह सिग्नल्स पहुंचाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में आगे सारी की सारी जो घटनाएं होती है वो होती है, यानी कि जो प्रोसेसिंग हो रही थी टीवी के अंदर वो यहाँ पर हो रही है रिएक्शन सेंटर के अंदर, और रिएक्शन सेंटर ही आगे फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता है। तो ये एक बेसिक सा मैकेनिज्म आपने समझ लिया है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। अब हमें पहुंचना है क्लोरोसोम के पास। हमें क्लोरोसोम समझना है क्या होता है। तो क्लोरोसोम को समझने के लिए आपको यह पता लग गया है कि एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोसोम भी एक एंटीना कॉम्प्लेक्स ही होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यहाँ पर आप क्लोरोसोम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही हैं, इन्हीं मेम्ब्रेन से एक फ्लैट या एलिप्स की शेप में ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर एसोसिएटेड आपको दिखाई दे रही है, यही क्लोरोसोम होता है। क्लोरोसोम जो होता है ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेता है। तो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करने के लिए जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जैसा ऑर्गेनेल होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा क्या होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर क्लोरोसोम्स होते हैं। क्लोरोसोम होता है एक एंटीना कॉम्प्लेक्स जो सनलाइट के जो फोटॉन्स होते हैं उनको रिसीव करता है और उनको रिसीव करके नीचे रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा देता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक रिएक्शन सेंटर है। अंतर बस थोड़ा सा ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ये जितने भी सारा का सारा ये सेटअप है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल के अंदर अरेंज्ड है। लेकिन क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर ऐसा कोई सेटअप नहीं होता है। इनके अंदर सिर्फ क्लोरोसोम की फॉर्म में एंटीना कॉम्प्लेक्स रहता है और उसके नीचे एक रिएक्शन सेंटर रहता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर, इसके एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, ये एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए क्लोरोसोम की हेल्प लेता है। क्लोरोसोम जो होता है फ्लैट या एलिप्स की शेप का एक स्ट्रक्चर होती है जो एसोसिएटेड होता है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एप्रेस्ड या जुड़ा हुआ ये मिलता है साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ। अब इसमें और एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें क्या अंतर होता है? छोटा सा अंतर है। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है बैक्टीरिया का वो छोटा होता है, जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है प्लांट्स के अंदर उसका साइज बड़ा होता है। इसके अलावा जो प्लांट्स का एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है उस एंटीना कॉम्प्लेक्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के साथ साथ कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं जिससे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बड़े अच्छे से पैक्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोसोम होता है वहां पर आपको याद होगा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। लेकिन क्लोरोसोम के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोबियम, क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोवायरिडिन। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोसोम के अंदर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर ये मिलता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्लोरोसोम काम क्या करता है। अब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है उसका जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है और जो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर समझते हैं।
जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वो एनऑक्सीजेनिक होता है, यानी कि यहाँ पर वाटर का यूज नहीं किया जाता है। ये फोटोसिंथेटिक की रिएक्शन आप देखिए, प्लांट्स के अंदर अगर ये फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पर CO2 प्लस H2O जोड़ा जाता है, लेकिन जो क्लोरोबियम बैक्टीरिया है उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें H2O नहीं यूज किया जा रहा है, उसमें H2S को यूज किया जा रहा है। अब H2S को यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की जगह सल्फर रिलीज होता है। तो इस वजह से ये जो फोटोसिंथेसिस होता है बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसकी ज्यादातर डिटेल्स आप फर्दर वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे जब हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस या बैक्टीरियल न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। तो ये होगी क्लोरोसोम की स्ट्रक्चर। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा मीजोसोम के बारे में। हमने पढ़ा कि मीजोसोम एक फिंगर की तरह की स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल भी ये हो सकता है, जो डेवलप होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, अंदर की तरफ ये ग्रोथ करता है, इन ग्रोथ ये होता है, और इसका जो काम होता है, इसका काम होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, रेप्लिकेशन में हेल्प करना और बाइनरी फिशन में हेल्प करना। जो मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है उसको लेटरल मीजोसोम को कहते हैं, और जो मीजोसोम रेप्लिकेशन और बाइनरी फिशन में हेल्प करता है उसको सेप्टल मीजोसोम कहते हैं। उसके बाद में मैंने पढ़ा क्लोरोसोम के बारे में। क्लोरोसोम जो होता है कैंटिना कम्प्लेक्स होता है जो सनलाइट की रेज को ट्रैप करता है, और ये मिलता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर होता है उसकी समरी होती है कंप्लीट, और मैं आज के वीडियो लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, कोई आपको डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।